Hello everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials, and our today's topic is linkage which was given by Morgan and Punnett. इसके बारे में हम लोग जो इससे जस्ट पहले हमने जो चीज पढ़ी थी अगर हम उसको डिस्कस करें तो इट वाज द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, गोनोकॉरिज्म और डायोइसिज्म. सो आज का जो हमारा टॉपिक है लिंकेज, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस करें तो यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज को देखने से पहले अगेन हम लोग पहले एक प्रॉपर वे में नोट्स को देखेंगे, देन हम लोग यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लिंकेज. लिंकेज का मीनिंग अगर हम सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो कोई चीज अगर किसी चीज से दूसरी चीज से लिंक हो जाए, किसी तरह से जुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं लिंकेज. तो जब हम लिंकेज की बात करते हैं जेनेटिक्स में या फिर सेल जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा यूनिट चल रहा है, अगर हम उसी में बात करें तो हम कहीं ना कहीं कुछ लिंक्ड थिंग्स की बात करें, और वो जो लिंक्ड थिंग्स है वो क्या है, वो है जीन्स. तो कहीं ना कहीं हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं या कुछ जीन्स की बात कर रहे हैं जो कि आपस में क्या है, लिंक्ड है. सो अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी क्रोमोसोम की, अब क्रोमोसोम क्या होता है अब हम अच्छे से जान चुके हैं, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं ये भी हमें पता है, तो क्रोमोसोम की सारी डिटेल्स हम अब ऑलरेडी जानते हैं. तो क्रोमोसोम पर होता क्या है, इस पे जीन्स लोकेटेड होते हैं, जीन्स जिसके अंदर हमारी हम कह सकते हैं हेरिडिटरी यूनिट है, उसी में सारा हमारा जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा और वहीं से वो ट्रांसफर होगा. तो जीन्स लोकेटेड होते हैं, लेकिन जीन्स जहां पर लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पर, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लोकाई. तो लोकाई ऐसी प्लेसेस है क्रोमोसोम्स के ऊपर जहां पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का डायग्राम हमने बात की थी, सिंपलेस्ट वे में क्रोमोसोम को ऐसे शो करते हैं. तो क्रोमोसोम पर ये दो जीन्स बैठे हुए ए और बी, ये जिस जगह पर बैठे हुए उनको क्या कहोगे आप, लोकाई कहोगे. अब क्या होता है, ये जो लिंकेज का मीनिंग होता है, इसका मतलब अगर आप समझो, सब बिल्कुल सिंपल होकर समझना, ऐसा मत सोचना कि पहले ये बातें पढ़ी, ऐसा देखो कि नई बार कुछ चीज को पढ़ रहे हो. तो क्रोमोसोम के ऊपर ये दो जीन्स बैठे, यहाँ ए है यहाँ बी है. जीन ए जीन बी, अगर मैं इन दोनों जीन्स की बात करूं तो ये एक तो क्या है, सेम क्रोमोसोम पर है, ये एक ही क्रोमोसोम है जिस पर दोनों जीन है, तो पहली बात तो हो गई दोनों सेम क्रोमोसोम है. और ये यहाँ पर चांसेस है ना, चांसेस फॉर देम टू गेट सेपरेटेड आर मोर. इन दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये सेपरेट हो जाए. क्यों? क्योंकि ये भले ही सेम क्रोमोसोम पर है, लेकिन इनकी पोजीशन देखो आप कितनी दूर है. एक ये वाले आर्म पर बैठा है, तो दूसरा जीन कौन सा आर्म पर बैठा है, दूसरे वाले आर्म पर बैठा है. तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है. तो जब कोई चीज आपस में दूर हो जाती है या दो जीन्स आपस में दूर हो जाते हैं तो उनके चांसेस सेपरेट होने के वो बढ़ जाते हैं. अभी और सिंपल शब्दों में इनको कहेंगे. सो जब भी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी टेक्स प्लेस, दीज जीन्स कैन बी सेपरेटेड. अब इसको मैं और सिंपल शब्दों में बताती हूँ आपको. हो क्या रहा है कि दोनों जीन्स की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है. दोनों जीन्स चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहे, या कोई भी जीन्स होता है, कोई भी जीन अगर क्रोमोसोम पर पाया जाता है तो सारे जीन्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो आपस में पास पास रहे और सेपरेट ना हो. लेकिन इनकी जो फ्रेंडशिप होती है, इनकी जो दोस्ती होती है, उसका एक दुश्मन भी होता है और उसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर जीन्स की दोस्ती का दुश्मन होता है. तो ये क्रॉसिंग ओवर इनको सेपरेट करवा देता है. लेकिन क्रॉसिंग ओवर जब तक इन्हें सेपरेट नहीं करवा पाता, जब तक दो जीन्स आपस में दूर ना हो जाए. तो जैसे कि ये दोनों जीन्स आपस में दूर दूर बैठे थे, तो जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्रॉसिंग ओवर इस तरह से हुई, तो देखिए ये जीन को यहाँ बीच में से ब्रेक कर दिया, तो ये जीन अलग चले जाएगा, ये जीन अलग चले जाएगा. ये क्रॉसिंग ओवर ऐसी भी हो सकती थी कि ये जो आर्म यहाँ पर आ रहा है इस क्रोमोसोम का, वो ऊपर से इसको कट कर देता, तब भी यहाँ पर जो सेपरेशन होना था वो हो जाता. सो इससे आपको क्या समझ में आ गई बात, जितने जीन्स आपस में पास पास होंगे, क्लोजर होंगे, उतने ही उनके चांसेस गेटिंग सेपरेटेड इज लेस. अगर पास पास हुए जीन्स तो वो सेपरेशन बड़ी मुश्किल से ही होता है, और अगर दूर दूर होंगे तो वहां पर सेपरेशन यानी क्रॉसिंग ओवर के थ्रू सेपरेशन होना बहुत ज्यादा आसान है. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये आपको पता है कि जब भी सेल्स डिवाइड करते हैं तो आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, माइटोसिस मियोसिस में आपने देखा होगा, तो उस बीच में वो क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करते हैं. तो क्रॉस करते हैं तो कुछ को तोड़कर इधर मिलना होता है. पैटर्नल वाले क्रोमोसोम्स मेटर्नल से कैसे मिक्स हो जाते हैं, इन्हीं चीजों को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. तो ये तो माइटोसिस मियोसिस में आपने देखा होगा. तो क्रॉसिंग ओवर बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी, ज्यादा कुछ भी नहीं, इसमें सिंपली क्रॉस होना होता है. और जैसे क्रॉस कैसे होता है, कुछ इस फॉर्म में होता है, अलग अलग तरह से हो सकता है. ये फॉर्म कभी नीचे आर्म आ गया, कभी ऊपर चला गया, कैसे भी हो सकती है क्रॉसिंग ओवर. तो उससे कुछ जीन्स कहीं चले जाते, कुछ जीन्स कहीं चले जाते, तभी तो इतने सारे इंसानों में इतने सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. अब आपके सामने यहाँ पर एक केस और आया. इस केस को देखें, अगर ये क्रोमोसोम को मैं देखूं तो इस क्रोमोसोम में दोनों जीन्स कहाँ पर आके बैठ गए, एक ही आर्म पर आकर बैठ गए. सेम क्रोमोसोम तो है लेकिन जीन्स कहाँ पर आ गए, सेम आर्म पर आ गए. पहले क्या था, वो दोनों अपोजिट आर्म्स पे थे, एक दूसरे से अलग थे, बिल्कुल दूर दूर थे. तो अब इस केस में अगर मैं ऊपर वाले केस से इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पर जो सेपरेशन होने के चांसेस है पिछले वाले केस से कम है. सो दे विल ओनली बी सेपरेटेड इफ द क्रॉसिंग ओवर इज लाइक दिस. यहाँ पर हो सकता है सेपरेशन, लेकिन कैसे, अगर इन दोनों के बीच में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाए,
समझ में आ रही बात? अगर यहाँ से इनका सेपरेशन हो जाए या यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी दूसरा क्रोमोसोम कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे बीच में आ जाए, तो इनकी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, सॉरी सेपरेशन हो सकती है। ये बात समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी कि क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को ऐसे आना पड़ेगा और वो क्रॉसिंग ओवर करवा पाएगा, तब वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेशन हो पाएगा। तो लेकिन इस केस में बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पास पास थे जीन्स। सो दे विल ओनली बी सेपरेटेड इफ क्रॉसिंग ओवर इज लाइक दिस। ऑन लोअर आर्म क्रॉसिंग ओवर नो सेपरेशन। अगर मान लीजिए कि इसके लोअर आर्म पे यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो हो भी गई अगर क्रॉसिंग ओवर नीचे वाले आर्म पर, तो इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हुई है क्रॉसिंग ओवर, तो ये दोनों तो फिर भी साथ रहेंगे। सो अगर लोअर आर्म पर क्रॉसिंग ओवर होती, कोई सेपरेशन वहां पर नहीं होगा। फिर उसके बाद थर्ड केस आता है। थर्ड केस में वो दोनों ए बी सेम आर्म पर है लेकिन और भी ज्यादा पास पास आ गए, तो अब जो लाइन बन रही है वो देखिए थोड़ी सी टिल्टेड वे में बन रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर और भी चांसेस लेस हो जाते हैं, लेस चांसेस ऑफ सेपरेशन, लेकिन फिर भी हो तो सकती है क्रॉसिंग ओवर। वो भी कैसे होगी? बहुत डिफिकल्टी से होगी, क्योंकि ऐसी लाइन बनाना बहुत मुश्किल, एकदम पॉइंट पे लास्ट टिप पे जाकर क्रॉसिंग ओवर होना बड़ा मुश्किल होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों भी बिल्कुल एंड पर चले गए, क्रॉसिंग ओवर भी एकदम एंड पर आके करेगी अगर, तो सेपरेशन कैसे होगा? बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ और चांसेस कम हो गए क्योंकि जीन्स आपस में और पास पास आ गए। अब अगर मान लीजिए दोनों जीन्स एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड हो गए, दिखाई दे रहा होगा आपको फोर्थ केस में, तो यहाँ पर 0 या फिर नो चांसेस ऑफ सेपरेशन हो गए, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से अगर अटैच्ड ही हो गए कहीं ना कहीं, तो सेपरेशन तो इनका पॉसिबल ही नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर ही यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है यहाँ हो जाए, या कुछ इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, अलग अलग तरह से क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो क्रॉसिंग ओवर तो कैसी भी हो जाएगी, लेकिन ये जीन्स आपस में साथ में ही रहेंगे। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें जीन्स चाहते हैं कि वो आपस में जुड़कर रहे और क्रॉसिंग ओवर से बच जाए, सेपरेशन से बच जाए, इसी फिनोमिना को कहते हैं लिंकेज। यानी वो एक दूसरे से लिंक्ड रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इसी को कहते हैं लिंकेज। तो होता क्या है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज मोर इफ दी जीन्स आर लोकेटेड एट एक्सट्रीम्स। अगर जीन्स, ये वाली बात है, उसको दूसरे शब्दों में मैंने कहा कि अगर जीन्स दूर दूर हुए, एक्सट्रीम्स है ना दूर दूर होना, अगर जीन्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि उनकी अलग होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो दूसरी तरह से क्रॉसिंग ओवर ये सारी जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है। यानी जीन्स दूर तो सेपरेशन ज्यादा, और अगर जीन्स पास तो सेपरेशन कम, बस इतना, उससे ज्यादा मत याद रखना। सो अब बुक की लैंग्वेज को देख लेते हैं। लिंकेज एक टेंडेंसी होती है जीन्स की, सो मैं इसको टिक करूंगी, टेंडेंसी ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन दी सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पे ये बात होती है, टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन। लिंकेज एक ऐसी टेंडेंसी है जीन्स की जिसमें सेम क्रोमोसोम पर एक तो जीन्स पाए जा रहे हैं और जीन्स को ये चाहते हैं, जीन्स की ये चाहत है कि वो दोनों साथ में ही रहे। सारे जीन्स की ये चाहत थी सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और हेरिडिटी ट्रांसमिशन उनके साथ साथ रहते हुए हो जाए, तो ये बात होती है। लेकिन इनका दुश्मन कौन होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इनको सेपरेट करवाना चाहती है और ये सेपरेट होना चाहते नहीं है। लेकिन ये अगर जितने पास होंगे तो क्रॉसिंग ओवर इतनी मुश्किल हो जाएगी, तो इनको पास रहना बहुत जरूरी है। अब जो डिग्री होती है इंटेंसिटी की विथ विच टू जीन्स आर लिंक टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज वैल्यू। यानी कि दोनों लिंक्स, ये वाला पॉइंट मैंने बताया नहीं था अभी नोट्स में, तो आप इसको अब नया समझ रहे हो। आप दो जीन्स अगर आपस में जुड़कर रहना चाहते हैं, या फिर वो कितने जुड़े हुए एक दूसरे से, कितने पास पास एक दूसरे को, इसी चीज को कहते हैं लिंकेज वैल्यू। तो अगर कोई जीन्स आपस में बहुत दूर दूर है, हालांकि सारे जीन्स पास में रहना चाहते हैं, लेकिन दो जीन्स अगर ए और बी जीन्स है बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो लिंकेज वैल्यू उनकी ज्यादा होगी, और अगर पास पास है तो लिंकेज वैल्यू उनकी कम हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तो जो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी होती है जिसमें विथ विच टू जीन्स आर लिंक टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज वैल्यू। अब लिंकेज जो होता है वो एक एक्सेप्शन है टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब आपको मेंडल के लॉज पढ़ाए जाते हैं, जो कि 3 लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका एक एक्सेप्शन लिंकेज भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज द एक्सेप्शन फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपको याद होना चाहिए लिंकेज। अब जो जीन्स होते हैं, एक सेकंड, ओके विजिबल है, जीन्स ऑफ हीमोफीलिया आर लिंक्ड विद जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। हमेशा ये देखा जाता है जो जीन्स होते हैं हीमोफीलिया के, मान लीजिए एच जीन्स है, किसी क्रोमोसोम पर एच जीन्स बैठे हैं, यानी हीमोफीलिया के जीन्स है। हीमोफीलिया एक तरह का डिसऑर्डर है, और हीमोफीलिया को वैसे जो कहना चाहिए रॉयल डिजीज वो भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली थी उसमें सबसे ज्यादा हीमोफीलिया को देखा गया था। और हीमोफीलिया का क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता है, एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो इंसान की ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। इस टाइप की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कट लग गया तो इस तरह की प्रॉब्लम है। तो वो बात का चीज है, जब मैं अगर आपको हीमोफीलिया पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना काफी है। तो आप नेट पर भी डिस्कस कर सकते हैं दूसरे टीचर्स को, अगर देखा होगा। वैसे हीमोफीलिया कुछ खास नहीं है,
और नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं। तो जो जीन्स होते हैं हीमोफीलिया के, वो किसके साथ जुड़े थे? विद द जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स का नाम है सी और हीमोफीलिया की जीन्स का नाम है एच। तो सी और एच क्या चाहते हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़ कर रहना चाहते हैं। साथ में जो ग्रे बॉडी ड्रोसोफिला की होती है, ऑलवेज हैव रेड आइज। जो ग्रे बॉडी रहती है ड्रोसोफिला की, तो यानी कि ग्रे कलर के जो जीन्स होते हैं और रेड आइज के जो जीन्स होते हैं, ये दोनों भी आपस में लिंक्ड ही रहते हैं। तो इस वजह से इनका लिंकेज देखने को मिलता है। अब आप पढ़ने वाले हो लिंकेज टाइप्स के बारे में। तो लिंकेज टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं अपने नोट्स उसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। दो तरह के लिंकेजेस होते हैं। पहला होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है जो लिंक्ड जीन्स है डोंट गेट सेपरेटेड। सिंपल सी बात है, अगर जीन्स बहुत ज्यादा पास एक दूसरे से लिंक्ड हो चुके हैं, बिल्कुल अटैच हो गए एक दूसरे से, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एज जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए उनका सेपरेशन मुश्किल हो जाएगा। वहीं इनकम्प्लीट लिंकेज ऐसा लिंकेज है जिसमें जो जीन्स होते हैं वो आपस में सेपरेट हो सकते हैं। क्यों सेपरेट हो सकते हैं? क्योंकि उन जीन्स के बीच में जो उनका डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगी, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो वहां पर सेपरेशन हो जाएगा। इन लिंकेज के बारे में जो सबसे ज्यादा जिन साइंटिस्ट ने बातें बताई थी उनका नाम था मॉर्गन, और उन्होंने जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा इनके बारे में लिंकेज को स्टडी किया था। और उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर उसका जो बॉडी कलर है, एक तो उसकी बॉडी का कलर और उसके जो विंग का शेप है, वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं। अब कंप्लीट लिंकेज को, यानी कि वो वाला लिंकेज जिसके अंदर क्या हो सकता था, फिर से देखो एक बार रिवीजन होता जाना चाहिए आपका। कंप्लीट लिंकेज में लिंक्ड जीन्स डोंट गेट सेपरेटेड। यहाँ पर लिंक्ड जीन्स क्या हो सकते हैं? सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो अब ये वाले जो जीन्स है जो सेपरेट नहीं होने वाले, उनका आप एग्जाम्पल देख रहे हो। सो कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है सबसे पहला जो हमारे पास, उसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जो मॉर्गन थे, मॉर्गन टी.एच. मॉर्गन उनका नाम था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि एक ग्रे बॉडी वाली ड्रोसोफिला है, ग्रे कलर का उसका कलर है, और उसके विंग्स कैसे? नॉर्मल विंग्स है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रे बॉडी को बड़े जी से यानी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा, और नॉर्मल विंग्स को कैपिटल डब्ल्यू यानी कि बड़ा डब्ल्यू कह सकते हो आप, उससे रिप्रेजेंट करा। और ये बताया कि इसकी ये जो ग्रे बॉडी है और उसकी जो नॉर्मल विंग्स है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? लिंक्ड जीन्स है, यानी आपस में अटैच्ड रहते हैं और इनको सेपरेट आप नहीं कर सकते बाय दी क्रॉसिंग ओवर। ये समझ में आता होगा। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे हाथ पर ऐसा ड्रोसोफिला है जिसकी ब्लैक बॉडी है, ग्रे नहीं, अब कौन है? ब्लैक बॉडी है, और इसकी विंग्स है वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि किसी काम के विंग्स नहीं है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने स्मॉल जी का यूज करा और स्मॉल डब्ल्यू का यूज करा। ये वाली बात समझ में आती है। और यहाँ पर एक चीज और उन्होंने कहा कि हम लोग होमोजाइगस के एग्जाम्पल को लेकर इसको समझेंगे। एक चीज और कि एक क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अगर सिंपली मैं ऐसे कैरेक्टर्स को क्रॉस करवा देती है, जैसे कैपिटल जी डब्ल्यू डब्ल्यू, इनको सिर्फ अंदर ही अंदर ऐसे क्रॉस करवा देती, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता। लेकिन अगर मैं इस तरह के रेशियो को बना दूं, यानी कैपिटल जी 2 बार, कैपिटल डब्ल्यू 2 बार, और स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू इनको क्रॉस करवाऊंगी, तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ग्रे बॉडी वाले ड्रोसोफिला है उनके अंदर इस तरह से उनका जीनोटाइप दिखाई देता है, और इनका ऐसा और इनका ऐसा, उसी को डबल डबल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इनका करवाएंगे क्रॉस, यानी कि ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, क्योंकि हम दो कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। डाईहाइब्रिड का क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब आप दो कैरेक्टर्स को देखते हुए कुछ क्रॉस करवा रहे हो तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। सिर्फ एक कैरेक्टर, जैसे सिर्फ पहले जो मेंडल थे, मेंडल ने सिर्फ एक क्रॉस करवाया था जो कि टॉलनेस और डार्कनेस के बीच में था। तो सिंपल एक कैरेक्टर, हाइट को देख रहे थे हम, सिर्फ अगर हम हाइट को देखने वाले कैरेक्टर को फोकस करते हुए क्रॉस करवाते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर पर फोकस करा। लेकिन यहाँ पर हम बॉडी भी देख रहे हैं, विंग्स भी देख रहे हैं, उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, इसीलिए ये हो जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है। उसमें क्या होता है? 3 कैरेक्टर्स को देखते हुए क्रॉस किया जाता है। तो वो बहुत सिंपल सी चीज है। तो सिंपल क्या याद रखना, अगर एक कैरेक्टर को देखा तो मोनोहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर को देखा तो डाई हाइब्रिड। तो यहाँ 2 कैरेक्टर है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और यहाँ पर हम होमोजाइगस कंडीशन का एग्जांपल ले रहे हैं। होमोजाइगस का मतलब है सेम दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं ले रही हूं मैं यहाँ पे कि कैपिटल जी के साथ एक स्मॉल जी भी आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, या कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम होमोजाइगस का एग्जांपल ले रहे हैं। ये बात तो क्लियर होती है। अब आगे बात करते हैं। जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन का जो कहना चाहिए रिजल्ट आया, मॉर्गन ने करवाया था ये क्रॉस, तो F1 जनरेशन में उन्होंने जो भी चीजें देखी थी वो सारी एक्सेप्ट करी थी डोमिनेंस रेशियो को। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स थे वो सेग्रीगेटेड हो गए इन F2 जनरेशन, यानी कि जब F1 जनरेशन देखी
मॉर्गन ने। तो जैसे कि मेंडल का लॉ कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसी तरह से सेम टू सेम आंसर है। लेकिन जब उन्होंने F2 जनरेशन देखी तो F2 जनरेशन में जैसे मेंडल के आंसर्स आते थे वैसे F2 जनरेशन में इनके आंसर नहीं आए। तभी तो कहा जाता है कि लिंकेज एक तरह का एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का। तो ये वाली चीज आ गई कि जो लॉ कहता है कि उसमें F2 जनरेशन में उनको कैसे दिखाई देना चाहिए वैसे वो नहीं दिखाई दिए मॉर्गन के केस में। F2 जनरेशन में पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ पर चेंज कैसे हुआ वो हम देखते हैं। सो आप देखो मेरा स्टेटमेंट, बट हियर इफ जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड होना था, कंप्लीटली लिंक्ड इन F2 ऑल्सो इंस्टेड ऑफ 4। यहाँ पर ये हुआ कि जब F2 जनरेशन देखी तो लिंक्स जीन्स वहां पर भी लिंक थे। होना ये था कि जीन्स को F2 जनरेशन में सेपरेट होना था। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। F1 जनरेशन में तो ठीक है साथ थे वो चलता है, लेकिन F2 जनरेशन में मेंडल के हिसाब से सेपरेट होना था। लेकिन जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था तो F2 जनरेशन में कोई सेपरेशन देखने को नहीं मिला, बल्कि वो अभी भी लिंक्ड थे। तो फिर मॉर्गन को समझ में आया कि अरे यहाँ तो कुछ नया चेंज आ रहा है, ये तो लॉ फॉलो ही नहीं कर रहे हमारे वाला एक्सपेरिमेंट। तो इंस्टेड ऑफ 4 आना क्या चाहिए था आंसर F2 जनरेशन में? ये वाला आंसर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये मेंडल का लॉ था कि 9:3:3:1 आंसर आना था। लेकिन मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में रेशियो बन गया 8:8 का, यानी कि 8 तो ऐसे वाले थे कैपिटल जी WW वाले, और 8 ऐसे आए जो कि स्मॉल g स्मॉल w वाले थे। तो आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। होना ये वाला आंसर चाहिए था, आया 8:8। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो जीन्स है यानी कि ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स और दूसरे जीन्स जो है ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स, तो ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स आपस में लिंक्ड है और जो ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स है वो भी आपस में लिंक्ड है। तो ये जो दो जीन्स है वो कभी भी सेपरेट इसलिए नहीं हो पा रहे F2 जनरेशन में क्योंकि वो कंप्लीटली लिंक्ड है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिया था राइस कलर और ग्रेन नंबर का। उन्होंने कहा कि जो राइस का कलर होता है और ग्रेन, कितना ग्रेन बनेगा, ग्रेन कितनी प्रोडक्टिविटी उनकी होगी, ग्रेन नंबर को आप प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हो। राइस का कलर और कितना राइस का उत्पादन हो रहा है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड लिया ही मैं, तो वो कितना बन रहा है, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अभी भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला पढ़ रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज। अच्छा विजिबल नहीं होगा, कंप्लीट लिंकेज ही पढ़ रहे हैं। तो आप इसको देखिए, उन्होंने क्या कहा, कॉटन का एग्जाम्पल लो। उन्होंने कहा कलर जो होता है कोरोला ऑफ फ्लावर का, जो करोला पार्ट होता है फ्लावर का, उसका कलर जो होता है वो किस तरह का कलर है, वो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है जिसको कहते हैं लिंट इंडेक्स, LINT। ठीक है, लिंट इंडेक्स। लिंट इंडेक्स क्या होता है कि कितना फाइबर कोई प्लांट प्रोड्यूस करेगा। कॉटन में ये देखा जाता है कि कॉटन की बहुत सारे तरह के कॉटन के प्लांट्स होते हैं। कुछ कॉटन के प्लांट्स कम फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कॉटन के प्लांट्स बहुत सारे फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि करोला ऑफ फ्लावर का कलर जो रहता है उसके बेसिस पर आप ये पहचान सकते हो कि उस प्लांट में फाइबर कितना होगा। तो ये जब दो चीजों को देखा, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड दिखाई दे रही थी, तो कहा गया कि अगर कलर अच्छा होता है किसी कॉटन प्लांट का तो उसका लिंट इंडेक्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक तरह से लिंक्ड जीन्स का एक एग्जांपल है या फिर लिंकेज का एक एग्जांपल। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, एक एग्जांपल मिल गया, सिग्निफिकेंस का एक पॉइंट मिल गया कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो हमें मार्कर्स की तरह हेल्पफुल होते हैं। यानी कि ये हम इसको मार्कर्स की तरह यूज कर सकते हैं। फार्मर्स यूज करते हैं इसका। फार्मर्स को पता होता है कि अगर हमारी कॉटन का कलर अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा लिंट इंडेक्स अच्छा होगा। हालांकि उनको लिंट नाम ये सब नहीं पता होता, बस इतना पता होगा कि कैसे फाइबर अच्छा होगा कैसा नहीं होगा, ऐसे पहचान लेते हैं। राइस का क्या, अगर कैसा प्लांट है फिर उसके बेसिस पर उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, ये सब भी वो पहचान लेते हैं। समझ में ये बात, उसको मार्कर्स कहते हैं। तो अब बुक क्या कहती है टाइप्स ऑफ लिंकेज को, कि दो तरह के लिंकेजेस होते हैं। सेम हमारी बात को ही कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा मार्कर को सही से टिक नहीं कर पा रही हूँ, शायद विजिबल नहीं है प्रॉपरली या फिर है। ओके, तो दो तरह के लिंकेज होते हैं, आपको पता है। आप एक का इनकम्प्लीट लिंकेज और दूसरा होता है कंप्लीट लिंकेज। अब इसको समझ रहे हैं हम लोग। तो मेरे नोट्स में आपने पहले कंप्लीट पढ़ा था और यहाँ पर पहले इनकम्प्लीट पढ़ाया गया है। तो मेरे हिसाब से हम पहले यहाँ पर भी कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप जो चीज पढ़ोगे वैसे वैसे आपके माइंड में उसकी मैपिंग बनती जाएगी। तो कंप्लीट लिंकेज को देखो, जब जीन्स जो है, जीन्स यहाँ से टिक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जीन्स जो है वो अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर, सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है और दे डू नॉट सेपरेट, लेकिन वो सेपरेट भी नहीं होते क्योंकि वो बहुत पास पास होंगे तभी वो सेपरेट नहीं हो रहे। तो दे आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर। तो होता यह है कि वो हमेशा साथ में ही दूसरी जनरेशन में जाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। और ये एक तरह का रेयर ट्रेट है विच गिव्स डाई हाइब्रिड रेशियो 3:1 एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। दैट इज दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलता है। यही तो प्रूफ है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का
ये एक एक्सेप्शन है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वो आ जाता है, लेकिन उसके पहले एक स्टेटमेंट है, दे शो ओनली पेरेंटल फॉर्म्स। यहाँ पर पेरेंटल फॉर्म्स जैसे थे, यानी कि जब चाइल्ड में आप देखोगे तो चाइल्ड में कोई नई चेंज नहीं आएगी। तो चाइल्ड में कोई नई चेंज नहीं आएगी, जैसे पेरेंट थे वैसे ही वैसा चाइल्ड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट के जैसे जीन्स आपस में अटैच थे, वैसे के वैसे सेम टू सेम बच्चों में भी चले गए। अगर पेरेंट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती, जीन सेपरेट होते, तो पेरेंटल क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम के अंदर अच्छी से क्रॉसिंग ओवर होती, तो जीन्स दूसरे एक से अटैच्ड होते, नई नई चेंजेस आते, तो बच्चे भी नए नए चेंज वाले हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या हुई कि पेरेंटल फॉर्म में लिंक्ड जीन्स थे, यानी कि लिंक्ड ऐसा हो गया कि जीन्स एक दूसरे का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। इसी वजह से बच्चों के अंदर क्या देखने को मिला, फिर से लिंक्ड जीन्स आ गए। इस वजह से जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे। सो दे शो ओनली पेरेंटल फॉर्म्स एंड नॉट दी रिकॉम्बिनेंट्स। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला चार्ट देखेंगे, रेड आइड नॉर्मल विंग और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग। एग्जाम्पल्स भले ही चेंज हो गया लेकिन बात वही होगी, तो टेंशन नहीं लेना है कि मैंने तो दूसरा कलर बताया था, ऐसा नहीं सोचना है। रेड आइड को नॉर्मल विंग्ड वाले फीमेल के साथ और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड वाले को मेल के साथ। किसमें? ड्रोसोविला के अंदर हम बात करें, क्रॉस करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेड आइड को कर देते हैं ए बी से, सॉरी रेड आइड को कर देते हैं ए से कह दूं, और इसको कर देते हैं बी से, और इसको कर देते हैं स्मॉल ए से, और इसको कर देते हैं स्मॉल बी से। क्योंकि बुक वालों ने ए बी कर दिया तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब कॉम्बिनेशन जब बनेगी, यानी कि गैमेट्स जब बनेंगे, इसके गैमेट बना दो। तो गैमेट बनाने के लिए क्या करोगे, ए थोड़ी बनाओगे आप, इस ए को बी के साथ मिलाओगे, इस ए को इस बी के साथ मिलाओगे, इस छोटे ए को छोटे बी के साथ मिलाओगे, इस छोटे ए को छोटे बी से मिलाओगे। तो यहाँ पर गैमेट्स कैसे बन जाएंगे, इस फॉर्म में बन जाएंगे। और गैमेट्स कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, ये बना ये बना ये बना, ये बन गए गैमेट्स। और पेरेंट्स कैसे थे, होमोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस कब होते, अगर मैं ऐसा करके कुछ रिप्रेजेंट करती, सॉरी स्मॉल ही करना चाहिए था, अगर कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करती तो ये हेट्रोजाइगस होता, पर ये यहाँ पर नहीं बन रहा, तो ये होमोजाइगस पेरेंट्स है। गैमेट्स इस फॉर्म में है, ये बात समझ में आती है। आगे F1 जनरेशन में क्या आंसर आएगा। सो F1 जनरेशन में ये हुआ, टेस्ट क्रॉस करवाया, ये दिखाया गया, टेस्ट क्रॉस करवा दिया, तो ये जो AB था इस AB के साथ मिक्स हो गया, हेट्रोजाइगस रेसेसिव पेरेंट यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये दिखाया गया, इसके गैमेट्स ऐसे बन रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ऑफकोर्स, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप वो वाले चार्ट को इमेजिन करते हुए समझोगे तो सब समझ में आएगा। और लास्ट में जैसे कि वहां पर 8:8 बना था, तो 8 1 8 होता है, 8 1 8 होता है, तो ये 1:1 ऐसा आया। तो ये सिंपल है। अब देखो F1 जनरेशन में बन गया, ये बन गई होगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे इस तरह के आंसर्स आए होंगे, क्योंकि क्रॉस जब आप करवाओगे, आपका होमवर्क है ये, तो खुद ही इसका डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना। कैसे क्रॉस करोगे, ए बी को ए बी के साथ, इनको जब क्रॉस करवाओगे, इनका डायहाइब्रिड क्रॉस करवाना। भले ही आप किसी बुक का एग्जांपल लेके समझोगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस बहुत इजी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट बनेगा और अभी टाइम कम है, मैं डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं बता सकती बैठकर। बहुत इजी, सिंपली एक तरफ इनको लिख देना, एक तरफ इनको लिख देना, और फिर देखते जाना पनेट स्क्वायर के थ्रू बन जाएगा। तो जब डायहाइब्रिड क्रॉस करवाओगे तो F1 जनरेशन में ये ऐसा आंसर आएगा आपके पास। और फिर इसका टेस्ट क्रॉस करवा देना। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो था उसको ऊपर वाले किसी हेट्रोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो। तो हेट्रोजाइगस रेसेसिव पेरेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। तो आप जब इस तरह की कंडीशन को इस तरह की कंडीशन से क्रॉस करवाओगे तो इसके गैमेट्स की पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी, और इसकी गैमेट्स की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बनेगी, क्योंकि सिर्फ ये कंडीशन बन सकती है। ये बात क्लियर हो गई। तो गैमेट्स की पॉसिबिलिटी होगी। और जब इनका एक्सपेक्टेड रेशियो देखोगे तो कहीं ना कहीं 8:8 आएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा, उसको 1:1 बना देना। इस तरह से कंप्लीट लिंकेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अपोजिट आपके पास कौन सा लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जीन्स कहाँ है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे, या फिर सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। यानी कि मेन हमारा आंसर क्या है कि जीन्स आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर वाले डिस्टेंस पे अगर जीन्स चले गए तो सेपरेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। वहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर होगी और वो सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब वो असॉर्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। इसमें एक डायहाइब्रिड रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 9:3:3:1 का। और जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो की अगर बात करोगे तो उसमें आपका रेशियो आएगा 1:1:1। दैट इज दे प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनेंगे। सिंपल, आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर जीन्स पास है, ये पास आ गए, जीन्स पास आएंगे तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर वहां पर मुश्किल हो जाएगा। क्रॉस बना दो उसको, क्रॉसिंग ओवर मुश्किल हो गया तो सेपरेशन जो होगा, सेपरेशन वो भी मुश्किल हो जाएगा। सेपरेशन मुश्किल हो गया तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स भी नहीं बनेंगे। जीन्स अगर दूर दूर है, ये दूर हो गए यहाँ पर, तो क्रॉसिंग ओवर वहां पर होगी, सेपरेशन वहां पर होगा और रिकॉम्बिनेशन भी वहां पर होगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है इस टॉपिक में।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल लिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पोलेंस, रेड फ्लावर्स राउंड पोलेंस इन लेथाइडस, रेड आइड नॉर्मल विंग्स इनटू पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्स इन ड्रोसोफिला। अगर जीन्स दूर दूर हो गए तो अब यहाँ पर क्या रेशियो बन रहा है, इसको देखो, तो ये इस तरह का रेशियो यहाँ पर आ रहा है। ये देखो, एक्सपेक्टेड रेशियो था 1:1:1:1, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रेशियो ये भी हो सकता है 7:1:7। समझ में आई। अब बात आती है लिंकेज ग्रुप की। तो लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट ऑफ दैट क्रोमोसोम। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब नॉर्मल शब्दों में बात करेंगे। ह्यूमंस जो होते हैं, हम ह्यूमंस, हमारे अंदर कितने डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, सारे डिप्लॉयड सेल्स होते हैं हमारे 2n वाले, सिवाय कौन से, रिप्रोडक्टिव सेल्स के, वो हैप्लॉइड होते हैं, उनको छोड़ दो। सोमेटिक सेल्स की बात कर रही हूँ, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं सारे, और हमारे अंदर 2n को रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, यानी कि हमारे अंदर टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46 हो गए, सॉरी पेयर ऑफ नहीं, टोटल क्रोमोसोम्स हो गए 46, पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो 23 पेयर्स होते हैं, तो टोटल तो 46 हो गए। यानी कि इन 46 को या फिर इस 2n को अगर मैं हाफ कर दूंगी तो मुझे आंसर किसका मिल जाएगा, n का मिल जाएगा। यानी कि n हमारे अंदर होता है 23 और 2n हमारे अंदर होता है 46। ये बात क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली 2n का पहले तो n निकाल लो, n जैसे आएगा तो n जो आया वही लिंकेज ग्रुप का भी आंसर होगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ड्रोसोफिला का एग्जांपल लूं तो ड्रोसोफिला में 2n जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 को हाफ कर दो, 8 को हाफ करा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 8 को कभी कभी बुक में 4 पेयर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पेयर का क्या मतलब है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8। इस तरह से समझ में आ गई बात। जैसे ही n आया तो n का ही मतलब होता है लिंकेज ग्रुप। सो लिंकेज ग्रुप का स्टेटमेंट है, जीन्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव देयर एलील्स इन देयर करस्पॉन्डिंग होमोलोगस क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म अ सिंगल लिंकेज ग्रुप, देयरफॉर द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना बस, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स जीनोम, इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। यानी कि जो n नंबर की वैल्यू होती है वही लिंकेज ग्रुप का भी आंसर होता है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। अब यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग लिंकेज ग्रुप के। 2n की वैल्यू जो होती है ड्रोसोफिला में 8 होती है, तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, वो उसका लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। होमोसेपियंस में 46 वैल्यू होती है 2n की, तो 2n की वैल्यू अगर 46 है तो n की कितनी होगी, 23 होगी। n 23 है तो लिंकेज ग्रुप भी 23 हो जाएगा। 14 पाइसम सटाइवा में यानी पी प्लांट में, तो ये हो जाएगा 7, इसका हाफ कर दिया, वही लिंकेज ग्रुप का आंसर है। उसके बाद जी मेज में बात करूं तो 20 नंबर होता है 2n का, इसको हाफ कर दिया तो हो जाएगा 10, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं आगे। होता यह है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक लिंकेज ग्रुप होता है, कितना, 1 एज दे कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। बट इन मेल बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया 2 लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट। लेकिन अगर आप किसी मेल बैक्टीरिया को देखोगे, क्योंकि मेल बैक्टीरिया को डोनर बैक्टीरिया कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब बैक्टीरिया का जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें रहता है ये डोनर और रिसीवर, इस टाइप की चीजें रहती है। तो जो मेल बैक्टीरिया होता है उसको हमेशा डोनर बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है कुछ ना कुछ वहां पर, यानी कि सिंपल शब्दों में वो अपना न्यूक्लियोइड डोनेट करता है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स वैसे तो कैसे होते हैं, 1 लिंकेज ग्रुप वाले होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में ही बैक्टीरिया आते हैं, तो वैसे तो वो 1 लिंकेज ग्रुप वाले होते हैं। लेकिन जो मेल बैक्टीरिया होता है तो उसकी बात करें तो वो होता है 2 लिंकेज ग्रुप वाला, यानी कि 2 का भी एक आंसर आ गया यहाँ पर, ये प्रेजेंट रहता है। दैट इज 1 इन न्यूक्लियोइड एंड अदर इन प्लाज्मिड। अब 2 का क्या मतलब हो गया कि 2 लिंकेज ग्रुप में से एक ग्रुप कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियोइड वाले पोर्शन में, और दूसरा वाला पोर्शन कहां पाया जाता है, प्लाज्मिड वाले पोर्शन में। प्लाज्मिड क्या होता है अब आपको पता है। हमने क्या बात की थी कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। हमने कल बात की थी प्रोकैरियोटिक, जब वो पढ़ रहे थे क्रोमोसोम को, तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा अगर वहां पर कुछ ऐसा पोर्शन बनता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोइड वाला टाइप का कुछ पोर्शन होता है, तो उसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो एक जो क्रोमोसोम होता है वो तो न्यूक्लियोइड में होता है, या सॉरी कहना चाहिए एक लिंकेज ग्रुप न्यूक्लियोइड में होता है और दूसरा लिंकेज ग्रुप प्लाज्मिड में होता है। अब जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो हेप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, और ऑटोपॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं। एंड ऑटोपॉलीप्लॉइड इज इक्वल टू द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स जीनोम। जो भी बेसिक नंबर होगा क्रोमोसोम का उसके जीनोम में, उसको कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड। अब जो लिंकेज होता है अगर उसको स्ट्रेंथन करना है, इज स्ट्रेंथन विद एज एंड डिक्रीजेज विद द एक्सपोजर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि लिंकेज को अगर स्ट्रेंथन करना है तो एज के साथ साथ वो स्ट्रेंथन होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जीन्स आपस में और ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो लिंकेज की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी लिंकेज बढ़ जाएगा। लेकिन लिंकेज कम भी होता है। कम कब होगा, जब उसके ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर कुछ एक्सपोजर हो जाए, जैसे कि एक्सरेज बहुत ज्यादा किसी इंसान के कांटेक्ट में आ रही है तो उसकी बॉडी में लिंकेज कम होने लगता है। हाई टेम्परेचर में अगर कोई इंसान ज्यादा जा रहा है, उसके क्रोमोसोम को हाई टेम्परेचर का सामना करना
पड़ रहा है किसी भी कंडीशन में, तो भी उसकी बॉडी में लिंकेज कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कंडीशन नोट भी करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज की। तो लिंकेज जो रहता है वो चांसेस बढ़ाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेट के, नए कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है, रिकॉम्बिनेशन करवाता है, ये हो गया। जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को भी हमें बता देते हैं। अगर हमें किसी का लिंकेज ग्रुप पता है तो हम उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता कर सकते हैं टोटल वाले, क्योंकि लिंकेज ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा किसी भी जीनोम में। इट डाइल्यूट्स द यूज ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स इफ द अनडिजायरेबल वंस आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम लिंक ग्रुप। ये भी डाइल्यूट कर देता है कि जो भी डिजायरेबल ट्रेट्स है वो अनडिजायरेबल वंस में कन्वर्ट हो जाए या इस तरह की चीजें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द गुड कैरेक्टर ऑफ अ न्यूली डेवलप्ड वेराइटीज। तो इस तरह से लिंकेज कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में आ जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर सेक्स लिंकेज, जो कि अगेन मॉर्गन ने दिया था, थोड़ा सा डिटेल्ड है तो इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर जो कि रिकॉम्बिनेशन है हल्का फुल्का, उसको भी देख लेंगे।